नमस्कार। दयानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जो कल की क्लास थी उसमें हम पढ़ रहे थे सेल या बैटरियां। सेल या बैटरियों में मैंने जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था उसमें प्राथमिक सेल पढ़े थे और प्राथमिक सेल के बारे में हमने ये कहा था कि यह वह सेल होते हैं जिन्हें एक बार उपयोग में लेने के बाद में पुनः चार्जिंग या आवेशित नहीं किया जा सकता है। उसमें आपने लेक्लांसी सेल पढ़ा था, मरकरी सेल पढ़ा था। आज जो आपका दूसरा टॉपिक है द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल की यदि हम बात करें कि भाई द्वितीयक सेल क्या होते हैं, तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे आज सेकंड नंबर टॉपिक की कि द्वितीयक सेल। सबसे पहले कहें कि द्वितीयक सेल क्या होते हैं या द्वितीयक सेल किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं कि जो द्वितीयक सेल है, इस द्वितीयक सेल में हम यही कहते हैं कि ऐसा सेल या ऐसी युक्ति जिन्हें हम एक बार उपयोग में लेने के बाद में दूसरी बार पुनः उपयोग में लेते हैं तो इन्हें हम क्या कर सकते हैं, चार्जिंग या आवेशित कर सकते हैं, उससे कहते हैं द्वितीयक सेल। अब देखो द्वितीयक सेल से पहले आपने कल जो पढ़ा था लेक्लांसी सेल पढ़ लिया था, मरकरी सेल नहीं पढ़ा था ना। तो मरकरी सेल को पहले मरकरी सेल कर लो क्योंकि ये प्राथमिक सेल के दोनों प्रकार हो जाएंगे, फिर हो जाएगा आपका द्वितीयक सेल। तो पहले एक बार थोड़ा सा यहाँ पे आप मरकरी सेल के बारे में पढ़ लो। देखें मरकरी सेल कि ये भी सेल है जो एक प्रकार का आपके पास में प्राथमिक सेल है। इस सेल को भी पुनः आवेशित या चार्जिंग नहीं किया जा सकता। इस सेल में क्या होता है, जो आपके पास में अम्लगम होता है, जो ZnHg होता है, उस अम्लगम का, और दूसरा हम कह सकते हैं कि HgO प्लस कार्बन के दो पेस्ट होते हैं और उन दोनों पेस्टों को पात्र में भरे जाते हैं और पात्र के भरने के बाद में उसमें परस्पर क्या करवाई जाती है, क्रिया करवाई जाती है। और इस सेल का जो सेल वाहक होता है उसको हम लिखते हैं 1.35 वोल्ट का इसका चार्जित मान होता है सेल विभव के रूप में, 1.35 वोल्ट। तो सबसे पहले हम मरकरी सेल के बारे में पढ़ेंगे। मरकरी सेल क्या होता है, तो देखो मरकरी सेल की हम चर्चा करते हैं कि मरकरी सेल किस प्रकार से लिखना, किस प्रकार से आपको देखो। सबसे पहले इसमें लिखो भाई आप मरकरी सेल में कैडिंग डालनी है मरकरी सेल, और मरकरी सेल में आपको लिखना है सबसे पहले कि इस सेल में ZnHg यानी हम कह सकते हैं अम्लगम, ZnHg अम्लगम एनोड एवं HgO प्लस C कैथोड। यानी इसमें जो ZnHg वे तो अम्लगम है और HgO प्लस C वे क्या है, कैथोड के रूप में भरे होते हैं। इन दोनों का क्या है, HgO प्लस C और ZnHg ये दोनों क्या है, पेस्ट है। तो जो ZnHg अम्लगम है वे एनोड के रूप में रहेगा, HgO प्लस C कार्बन है वे कैथोड के रूप में भरे हुए रहेंगे। दोनों का पेस्ट भरा जाता है तथा इसमें विद्युत अपघट्य के रूप में KOH का विलयन भरा होता है। यानी इसका जो पात्र है उस पात्र में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का विलयन भरा होता है, किसके रूप में, विलयन के रूप में। आप या KOH के साथ में या यहाँ पे लिख सकते हो ZnO के रूप में भी लिख सकते हो। यानी यहाँ पे जो जिंक ऑक्साइड है उसका विलयन भी हो सकता है, KOH का विलयन भी हो सकता है, या के रूप में आप कोई सा भी ले सकते हो, ठीक है। या तो ये भरा होगा या ये भरा होगा। तो इस प्रकार का सॉल्यूशन उस पात्र में क्या होता है, भरा हुआ रहता है। इसके बाद में लिखना है इस सेल का सेल विभव, इस सेल का जो सेल विभव होता है वे कितना होता है, 1.35 वोल्ट होता है। इस सेल का सेल विभव 1.35 वोल्ट होता है। अब इसकी बात करते हैं कि एनोड पर हमेशा क्या होता है, इसका ऑक्सीकरण, एनोड का ऑक्सीकरण
और कैथोड का क्या होगा, अपचयन। जो एनोड का ऑक्सीकरण है उसकी हम बात करते हैं। तो आपने कहा कि एनोड के रूप में क्या है, अम्लगम के रूप में Zn और HgN अम्लगम है। तो यदि हम इसकी बात करें तो हम क्या कहेंगे, एनोड के रूप में क्या होगा कि यहाँ पे होगा Zn। अब Zn की क्रिया आपने यहाँ पे क्या लिखा, किसके साथ में करवाई, KOH के साथ में, क्योंकि विद्युत अपघट्य यही है। अब विद्युत अपघट्य करवाएंगे तो यहाँ पे H KOH और यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास में OH आयन क्या हो जाएंगे, अलग रूप से अपघटित हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप क्या लिख देना 2OH माइनस। यदि यहाँ पे Zn प्लस 2OH माइनस दोनों परस्पर क्रिया करते हैं तो यहाँ पे बनता है ZnO। क्या बनता है, ZnO। और यहाँ से शेष क्या रह जाता है आपके पास में H2O, और H2O शेष रहा तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। ये तो क्या हो जाएगा एनोड का ऑक्सीकरण। अब एनोड के ऑक्सीकरण के बाद में क्या आता है, कैथोड का अपचयन। तो यहाँ पे लिखो देखिए कैथोड का अपचयन। अब कैथोड के अपचयन में ध्यान देना कि यहाँ पे कैथोड के रूप में क्या लिया आपने, HgO+C लिया। अब HgO+C है उसकी क्रिया भी आप किसके साथ में करवा सकते हो, जलीय माध्यम के साथ में करवा सकते हो। तो आप लिखो HgO। C यहाँ पे कार्बन की प्रकृति है, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप उस यहाँ पे क्या ले लो, जल ले लो। अपचयन होगा तो इलेक्ट्रॉन इसी तरफ रहेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन इस तरफ है तो ये परस्पर क्रिया करके क्या बना लेगा, एक तो बना लेगा Hg प्लस 2OH माइनस। H2 तो ये यहाँ पे है और एक ऑक्सीजन ये और एक ऑक्सीजन ये, कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे, 2 ऑक्सीजन होंगे 2, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके माइनस के चार्ज वाले इधर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसका कैथोड का अपचयन। अब यदि इसकी लिखते हैं हम पूर्ण सेल रिएक्शन, पूर्ण सेल रिएक्शन, तो पूर्ण सेल रिएक्शन में क्या होता है कि एनोड का ऑक्सीकरण प्लस कैथोड का अपचयन, इन दोनों का हमें क्या करना है, योग करना है। यदि इन दोनों का हम योग करेंगे तो योग करने के बाद में क्या हो जाएगा भाई, यदि आप ने जो 11th क्लास में टॉपिक पढ़ा था आयनन विधि पढ़ी थी या इलेक्ट्रॉन आयन विधि पढ़ी थी, उसमें जो पूर्ण सेल रिएक्शन थी उसमें हम अंतिम स्टेप में ये पढ़ते हैं कि जो जल के अणु होते हैं उनको नहीं लिखते हैं और H+ आयन होते हैं उनको भी हम नहीं लिखते हैं। उसमें रूल्स था नहीं था कि समीकरण को अंतिम स्टेप में संतुलित करते हुए लास्ट में हम एक लाइन लिखते हैं कि जल के अणु उनको हटा देते हैं और H+ आयन है उनको हटा देते हैं। तो इसमें देखो ये जल है और ये किसके OH माइनस का आयन है, ये सारे यहाँ से क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, H और OH के आयन। तो इसको हम लिखेंगे Zn प्लस HgO। अभिक्रिया करेंगे अब यहाँ पे Zn प्लस HgO अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ से क्या जाएगा, ZnO प्लस क्या हो जाएगा Hg, ZnO प्लस Hg। ये हो जाएगी इसकी संपूर्ण सेल रिएक्शन, इसको बोलेंगे पूर्ण सेल। मरकरी सेल में इंपॉर्टेंट चीज ज़्यादा, मरकरी सेल को आपको इंपॉर्टेंट नहीं माना, इसमें आपको एक तो ये 1.35 वोल्ट मान ये ध्यान रखना है और बाकी इसकी सेल रिएक्शन याद रखनी है। बाकी इससे इतना कोई विशेष कुछ नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ इससे ध्यान रखनी है। बाकी मरकरी सेल की तुलना में जो लेक्लांसी सेल था वे इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छी तरह से याद रखना है। ये चीज़ थी मरकरी सेल। ये होते हैं आपके प्राथमिक सेल कंप्लीट। अब प्राथमिक सेल के बाद में हम बात करते हैं द्वितीयक सेल की। तो देखो ये प्राथमिक सेल कंप्लीट हुए आपके, इसके बाद में हम पढ़ेंगे द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल में हेडिंग डालो आप द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल के प्राथमिक सेल वह सेल थे जिन्हें यदि हम एक बार आवेशित कर देते हैं तो एक बार जो आवेशित हुए सेल है उनको हम पुनः चार्जिंग नहीं कर सकते, वे तो प्राथमिक थे। जबकि द्वितीयक सेल में हम यही कहते हैं कि ऐसे सेल या बैटरियां या युक्तियां जिन्हें एक बार आवेशित करने के बाद में पुनः आवेशित किया जा सकता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, द्वितीयक सेल या बैटरी कहते हैं। अब देखो द्वितीयक सेल या बैटरियां होती हैं, इसमें आपको विशेष तौर से 2 प्रकार के समीकरण पढ़नी है। जैसे आपने लिया सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल की यदि स्ट्रक्चर की हम बात करें तो सामान्यतः ऐसा कह सकते हैं कि आपने सामान्यतः छोटी बैटरी देखी होगी जिसके अंदर लिक्विड डाला जाता है।
जो लिक्विड डाला जाता है उसमें क्या होती है, अलग अलग प्रकार की प्लेटें होती है और उन प्लेटों में अलग अलग माध्यम, जब जैसे ही उसको चार्जिंग करते हैं, चार्जिंग करने के बाद में वे क्या होती है, डिस्चार्ज होती हैं और पुनः उसको हम क्या कर सकते हैं, चार्जिंग कर सकते हैं। तो उसमें हम किसको लेते हैं, द्वितीयक सेल को लेते हैं। तो द्वितीयक सेल में हमें ये ध्यान रखना है, देखो एक तो होता है आपका जो द्वितीयक सेल है उसमें सीसा संचायक सेल होता है, एक कैडमियम नामक सेल होता है। इन सेलों को हम किसकी श्रेणी देते हैं, द्वितीयक सेल की श्रेणी देते हैं। तो सबसे पहले आप द्वितीयक सेल की परिभाषा में लिखोगे, लिखो इसमें कि ऐसे सेल या बैटरी, ऐसे सेल या बैटरियां जिन्हें एक बार यूज में लेने के बाद, एक बार यूज में लेने के बाद पुनः आवेशित या चार्ज, पुनः आवेशित या चार्ज किया जा सकता है, पुनः आवेशित या चार्ज किया जा सकता है, उन्हें द्वितीयक सेल कहते हैं। कि ऐसे सेल या बैटरी जिन्हें एक बार यूज में लेने के बाद पुनः आवेशित या चार्ज किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, द्वितीयक बैटरी कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि आपने यदि कोई बैटरी उसको एक बार उपयोग में लिया, जैसे मोबाइल की बैटरी होती है, इसको क्या करते हो आप, एक बार उसको चार्ज करते हो, चार्ज करने के बाद में लो हो जाती है, तो पुनः हम इसको क्या कर सकते हैं, चार्जिंग कर सकते हैं। तो ये किस प्रकार के सेल के रूप में आएगा, द्वितीयक सेल के रूप में या द्वितीयक बैटरी के रूप में। तो इस प्रकार की संज्ञा हम इसको दे सकते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम बात करते हैं, नंबर 1 सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल। अब सीसा संचायक सेल की सबसे पहले हम बनाते हैं बनावट, कि ये किस प्रकार का बना होता है। फिर इसकी बात करेंगे क्रियाविधि की। बनावट व क्रियाविधि, साथ हेडिंग डालो चाहिए, बनावट व क्रियाविधि, एक साथ हेडिंग डालो, बनावट व क्रियाविधि। अब देखो सीसा संचायक सेल बना कैसे होता है, कि सबसे पहले इसमें आपको एक पात्र लेना होता है। यह पात्र होता है प्लास्टिक का। किसका पात्र होता है, प्लास्टिक। अब इस पात्र में अलग अलग प्लेटें लगानी होती है और उन प्लेटों को जिस क्रम में हम लगाते हैं उसका क्रम ऐसे होता है कि जैसे आपने यहां पे इस प्लेटों को लगानी है, तो इन प्लेटों को आप इस प्रकार से लगाओगे। इसमें ये अलग अलग प्लेट लगा दी। अब एक तो पंख आ गया, ये आपका, चाहे इसको आप एनोड संख्या दो चाहे कैथोड संख्या दो, और दूसरा जो इसमें पार्ट होता है वह इसी प्रकार से रहेगा। उसमें भी यही प्लेटें लगनी है ऐसे। तो ये दो प्लेटें बन जाती है, इसमें पार्ट बन जाते हैं। ये दो पार्ट बन गए। अब सबसे पहले जो ये सेल है, इस सेल को यदि आपको ऐसा लगे थोड़ा आकार में, आप इसको इतना भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले इसमें हम भरते हैं विद्युत अपघट्य पदार्थ, और विद्युत अपघट्य पदार्थ में इस सेल के अंदर आपने सुना होगा, हम कहते हैं कि इसके अंदर तेजाब भरा होता है, कि ये मतलब अम्ल भरियोड है, क्या कौन एसिड भरियोड है। वह एसिड के रूप में क्या भरा होता है, इसके अंदर H2SO4 भरा होता है। क्या भरा होता है, H2SO4। जो सेल और बैटरी होती है उसके अंदर क्या भरा होता है, H2SO4 भरा होता है। अब इसमें दो पंख होते हैं, एक ये पंख होता है जो शुरू वाला, इसको तो हम कहते हैं ये पीबी का है, यानी लेड का है। जो आप चाहे इसकी सतह को नाम नहीं देगा, आप इस सतह को भी कह सकते हो कि इसमें ये सतह किसकी है, पीबी की है। अब इस परत की जितनी भी सतह है किसकी बनी है, पीबी की। तो जो दूसरा प्लेट है, उस दूसरी प्लेट की जितनी भी सतह बनी हुई रहेगी वे बनी रहेगी पीबीओ की।
किसकी बनी रहेगी? PbO2। अब PbO2 की बनी हुई है। अब इस सतह पर जो जुड़े हुए हैं उसको हम क्या कहेंगे? एनोड। और तो इसको क्या कहेंगे? कैथोड। और यहां पे PbO2। ये होता है आपका सेल संरचना चित्र। H2SO4 भरा है पूरे में, भिन्न भिन्न प्लेटें, एनोड वाली प्लेटें में Pb की बनी हुई है, कैथोड वाली प्लेटें में PbO2 की बनी हुई है। अब यदि हम इसकी भाषा के रूप में इसको लिखते हैं भाई बनावट किस प्रकार से है, तो इसमें आपको ऐसा लिखना है, इस सेल में प्लास्टिक के पात्र में, पात्र किसका है? प्लास्टिक का। तो यहां पे आप ये लिख सकते हो प्लास्टिक का पात्र, ठीक है। तो इस सेल में प्लास्टिक के पात्र में क्या भरा हुआ है? H2SO4। तो ये लिखेंगे प्लास्टिक के पात्र में H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का विद्युत अपघट्य भरा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने एक प्लास्टिक का पात्र लिया और प्लास्टिक के पात्र में H2SO4 का क्या भर दिया? विद्युत अपघट्य भर दिया। अब विद्युत अपघट्य भरने के बाद में जिसमें, अब देखो जिसमें क्या है, दो चीजें हैं, एक तो Pb और एक क्या है? PbO2 है। तो जिसमें Pb तथा PbO2, यहां पे ध्यान देना, ये Pb है, ये क्या है? PbO2। बताओ ये समांतर क्रम में है, श्रेणी क्रम में है? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में। यानी श्रेणी क्रम एक ही क्रम में जुड़े हुए हैं सीधे सीधे, तो उसको क्या कहेंगे हम? श्रेणी क्रम में। तो जिसमें Pb तथा PbO2, जिसमें Pb तथा PbO2 के इलेक्ट्रोड श्रेणी क्रम में व्यवस्थित होते हैं। जिसमें Pb तथा PbO2 के इलेक्ट्रोड श्रेणी क्रम में क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। अब आपने ये व्यवस्थित तो कर दिए, अब ये सेल क्या करेगा? अपना कार्य प्रारंभ करेगा। तो आगे लिखो, जब सेल कार्य करना प्रारंभ करता है, जब सेल कार्य करना प्रारंभ करता है तो Pb किस पे? एनोड पे। तो Pb एनोड बनाता है। Pb तो क्या बनाता है? एनोड। और उसके बाद में कौन बचा भाई? Pb एनोड बनेगा। तो जो एनोड बनाता है वह किसकी तरह कार्य करता है? ऑक्सीकरण की तरह कार्य करता है। Pb एनोड बनाता है अर्थात ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है इसका? ऑक्सीकरण होता है। अब इसका ऑक्सीकरण होता है और इलेक्ट्रोड पर जो बाकी भाग है इलेक्ट्रोड का, उस इलेक्ट्रोड पर ये इसके साथ में क्रिया करेगा, Pb प्लस H2SO4 क्रिया करेगा। तो PbSO4 बन जाएगा, H2 क्या हो जाएगी? बाहर हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोड पर PbSO4 एकत्रित हो जाता है। क्या हो जाता है? PbSO4 एकत्रित हो जाता है, क्योंकि ये एनोड वाला इस H2SO4 के साथ क्रिया करेगा तो PbSO4 बन जाएगा, H2 क्या हो जाएगी? इससे बाहर हो जाएगी। तो एकत्रित हो जाता है।
इसी प्रकार अब यहां पे क्या है भाई, PbO2, इसी प्रकार PbO2 कैथोड बनाता है, इसी प्रकार PbO2 कैथोड बनाता है। अब PbO2 कैथोड बनाता है तो इसमें क्या होता है, इसका अपचयन होता है, कैथोड बनाता है, अर्थात इसका अपचयन होता है, अर्थात इसका अपचयन होता है और इलेक्ट्रोड पर, अब यहां पे क्या था, H2SO4 था, यहां पे क्या था, PbO2 था। जब ये दोनों परस्पर क्रिया करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई, H2SO4 जो आपके पास में यौगिक है PbSO4 बदल जाएगा। तो यहां पर इसका अपचयन होता है, अपचयन होने के बाद में आपको ऐसा लिखना है, अपचयन होता है तथा यह PbSO4 में बदल जाता है, में बदल जाता है। तो ये PbSO4 में चेंज हो गया। अब PbSO4 में चेंज होने के बाद में यदि हम इसको नए सिरे से आगे लिखे भाई किस प्रकार से चेंज होता है, तो यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। सबसे पहले आपने पात्र लिया प्लास्टिक का, प्लास्टिक के पात्र में H2SO4 भर दिया, जो आपके पास में Pb और PbO2 अर्थात एनोड और कैथोड वे किसके रूप में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। अब जहां पे Pb जुड़ा हुआ है वे एनोड की तरह अर्थात उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। जब Pb इसका विद्युत अपघट्य H2SO4 के साथ में क्रिया करेगा तो क्या बना लेगा, PbSO4 बना लेगा। इसी प्रकार से PbO2 क्या है, कैथोड, उसका क्या होता है, अपचयन, और अपचयन होने के बाद हम ये कहते हैं ये PbSO4 में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब चेंज होने के बाद हमें बिल्कुल नई लाइन से लिखना है, नई लाइन से लिखना है कि जब सेल काम में लिया जाता है, जब सेल काम में लिया जाता है, यानी सेल जब उपयोग में लिया जाता है तो H2SO4 का घनत्व घटता है, यानी H2SO4 का क्या होता है, घनत्व घटता है। यदि H2SO4 का घनत्व घटेगा तो बढ़ेगा किसका, PbSO4 का, क्योंकि विपरीत रूप में यही रहेगा। जब सेल को काम में लेता है H2SO4 का घनत्व घटता है तथा PbSO4 का घनत्व बढ़ता है। H2SO4 का घनत्व घट जाएगा और PbSO4 का घनत्व बढ़ जाएगा। तथा सेल को पुनः आवेशित किया जाता है तो, तथा सेल को पुनः आवेशित किया जाता है तो इलेक्ट्रोड पर विपरीत कार्य होता है। इलेक्ट्रोड पर विपरीत कार्य क्या होगा, अब H2SO4 का घनत्व बढ़ेगा और PbSO4 का घनत्व घटेगा, विपरीत कार्य होता है। अर्थात H2SO4 का घनत्व बढ़ता है और PbSO4 का घनत्व घटता है। बस ये आपको ध्यान रखना है इसमें कि जब यहां पे ये चीज किसके लिए लिखाई हुई है कि जब सेल डिस्चार्ज हो जाता है और उसे पुनः क्या किया जाता है, चार्ज किया जाता है। यानी सेल डिस्चार्ज
कब होगा? जब H2SO4 का घनत्व घटेगा और PbSO4 का घनत्व बढ़ेगा। जब सेल डिस्चार्ज से पुनः क्या होगा? चार्ज होगा, तब H2SO4 का घनत्व बढ़ेगा और PbSO4 का घनत्व घटेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये थी इसकी बनावट और क्रियाविधि। तो इस बनावट और क्रियाविधि में किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको आरेख बनाना है, आरेख के अंदर जो चीजें दे रखी है उनको समझना है। केवल आपको ये ध्यान रखना है कि PbO2 और H2SO4 इन तीन चीजों से कंप्लीट रूपरेखा। जो Pb है यानी एनोड पे इसका ऑक्सीकरण होगा, PbO2 कैथोड पे इसका अपचयन होगा। जब Pb किसके साथ में क्रिया करेगी? H2SO4 के साथ में क्रिया करेगी, तो यहां से PbSO4 H2 क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। अब ये जो PbSO4 बनेगा जो पात्र में इकट्ठा होगा, ये इकट्ठा होने के बाद में क्या होगा? इसका चार्ज और डिस्चार्ज की प्रक्रिया क्या होगी? शुरू होगी। जब ये डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज के तहत H2SO4 का घनत्व घटेगा, अर्थात उसमें जो अम्लीय माध्यम है वह क्या होगा? कम होगा। तभी वह करंट देना क्या करेगा? कम करेगा और PbSO4 क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब डिस्चार्ज होगा तो ये अब आपने पुनः उसको क्या किया? चार्जिंग करना शुरू किया, तो कौन बढ़ेगा? H2SO4 बढ़ेगा और PbSO4 क्या होगा? घटेगा। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब देखो, इसके बाद में यदि हम बात करते हैं कि अब डिस्चार्ज के समय इसमें कौन सी रिएक्शन होती है और चार्ज के समय कौन सी रिएक्शन, उनकी रिएक्शन की बात कर लेते हैं इसकी, ना। तो कि डिस्चार्ज होता है तब इसमें एनोड और कैथोड पे क्या क्रियाएं होती हैं, और जब चार्ज किया जाता है तब इसके एनोड और कैथोड पे क्या क्रियाएं होती है। तो पहले तो ये चार्जिंग था, पहले क्या होगा? ये डिस्चार्ज। तो पहले डिस्चार्ज की पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम किसकी पढ़ेंगे? चार्जिंग की। अब सबसे पहले आपको इसमें हेडिंग डालनी है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज होते समय सेल में होने वाली रिएक्शन। डिस्चार्ज के समय सेल में कौन कौन सी रिएक्शन होती है उनके बारे में बात करना। सबसे पहले इसमें दो प्रक्रियाएं होगी, एक कैथोड होगा और एक क्या होगा? एनोड। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें एनोड का ऑक्सीकरण। एनोड का ऑक्सीकरण आपको पता है कि आपने एनोड के रूप में क्या लिखा था? Pb लिखा था। क्रिया H2SO4 के माध्यम में हो रही थी तो H2 बाहर निकलेगा, बचा क्या? SO4 बचा। तो क्या लिखेंगे? Pb प्लस SO4 2 माइनस Pb प्लस SO। तो इससे आपको कौन सा यौगिक एकत्रित हो रहा था? PbSO4 और PbSO4 एकत्रित होगा। यहाँ पे क्या दो है तो इधर बाहर क्या हो जाएंगे? प्लस 2 इलेक्ट्रोड बाहर हो जाएंगे। इसी प्रकार से कैथोड का अपचयन। अब कैथोड के अपचयन की यदि हम बात करते हैं तो देखो, कैथोड में क्या था? PbO2 था। अब PbO2 है, आपके पास में सॉल्यूशन क्या है? H2SO4 का सॉल्यूशन है। H2SO4 के सॉल्यूशन का हम अपघटन करते हैं तो H2 प्लस SO4 2 माइनस होता है, यानी H2 के ऊपर चार्ज क्या लग जाता है? +2 और उधर प्लस SO4 -2। तो उसको आप अपघटित करके क्या लिख सकते हो कि H2 2H2 हो जाएगा वे, तो 4H प्लस हो जाएगा भाई। 2H2 क्या लिख देंगे? 4H प्लस लिख देंगे, प्लस SO4 2 माइनस, और SO4 2 माइनस आएगा तो प्लस कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 2 की। अभिक्रिया करवाएंगे, अभिक्रिया के तहत क्या बन जाएगा? ये PbSO4 प्लस H2। तो ये हो जाएगी इसके अपचयन की रिएक्शन। किसकी रिएक्शन हो जाएगी? अपचयन की रिएक्शन। अब ये एनोड की हो गई, ये कैथोड की हो गई, तो क्या लिख देते हैं? पूर्ण सेल रिएक्शन। पूर्ण सेल रिएक्शन में क्या लिखना है? Pb। अब Pb के साथ में क्या है? PbO2। अब PbO2 के बाद में यहाँ पे 4H प्लस है, यहाँ पे क्या SO4 है। तो ये SO4 के कितना अणु? एक है, एक साथ मिला के 2 लिख सकते हैं।
2SO4 लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या 4H प्लस। एक बार आप इसको ऐसे लिख दो 2SO4 2-, इलेक्ट्रॉन लिखना नहीं है। अब इसके बाद में उधर क्या है PbSO4, उधर क्या है PbSO4, पीछे क्या है H2O। अब H2O है यहाँ पे और यहाँ पे PbSO4, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप 2PbSO4 प्लस H2, यही है। अब इसको आप संतुलित करने के लिए जिस तरफ इलेक्ट्रॉन है उनसे हम क्या कर रहे थे, वहां पे गुणा कर रहे थे। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे कितने थे, 4 हाइड्रोजन है, इधर कितने 2, तो इसको कितना बना दो आप 2। संतुलित अभिक्रिया ऐसे लिखेंगे 4 हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए। अब इसके बाद में SO4 2 है, SO4 2 है, Pb 2 है, Pb 2 है, ये एक O2 यहाँ पे बचा हुआ है, ये एक O2 यहाँ पे जल के पिछा जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये संपूर्ण सेल रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब ऐसा नहीं है सर यहाँ पे तो एक ही तार, यहाँ पे 2, ये मैंने समीकरण को संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 लगाए हैं, ये ध्यान रख लेना। तो ये हो जाएगी आपकी डिस्चार्ज होते समय सेल में होने वाली रिएक्शन। अब ये डिस्चार्ज हो गया तो पुनः हमें फोन चलाना ही है, और फोन चलाने के लिए पुनः क्या करते हैं, इसको चार्जिंग कर देते हैं। तो चार्ज होते समय सेल में होने वाली रिएक्शन, तो यहां पे ले लेते हैं हम चार्ज, नंबर डालो चाहे ऐसे लिख लो, चार्ज होते समय सेल में होने वाली रिएक्शन। अब हमें इसको पुनः करना आवेशित, अर्थात उसको क्या करना है हमें, चार्जिंग। तो चार्जिंग करते समय वही है कि अब देखो यहाँ पे एनोड का ऑक्सीकरण होता है। हम पढ़ते हैं विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल में हमें अच्छी तरह से लिखा है कि एनोड का अपचयन होता है तो उसके ऊपर चार्ज किसका लगा रहते हैं आप, माइनस का, जबकि एनोड पे चार्ज किसका आता है, प्लस का। आप जब सेल बनाया था, विद्युत अपघटनी सेल पढ़ा था या विद्युत रासायनिक सेल, दोनों में अंतर पढ़े हैं। तो अपघटनी सेल में तो प्लस और माइनस लिखा था, जबकि उसमें विपरीत चिन्ह आ रहे थे नहीं आ रहे थे। तो यहाँ पे एनोड का ऑक्सीकरण हुआ तब तो ये क्या हुआ, डिस्चार्ज। अब यदि हम कहते हैं कि एनोड का क्या होता है, अपचयन, तब पुनः ये क्या होगा, चार्ज होगा, उल्टा होगा नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखना है आपको एनोड का अपचयन। अब एनोड का अपचयन है, अब आपके पास में एनोड में यहाँ पे क्या था भाई, PbSO4 बना, तो वहां पे रिएक्शन किसके साथ में करवानी है, PbSO4 के साथ में। ऐसा मान लो कि जो आपके पास में, देखो याद करने के हिसाब से कि जो डिस्चार्ज की समीकरण है उसको उल्टा लिख दो, अपना आप क्या हो जाएगा वे, चार्ज हो जाएगा। इधर से लिखना शुरू कर दो और इधर एंड कर देना, सारी रिएक्शन सेम वही रहेगी और वे क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा PbSO4 2-। तो ये क्या हो गया, इसका अपचयन हो गया। पहले ये लिखा, ये लिख दिया, इसके बाद में ये लिख दिया, तो ये क्या हो गया भाई, आपके साथ में इसका अपचयन हो गया। अब अपचयन होने के बाद में अब यहाँ पे कैथोड का अपचयन है, तो हमें क्या करवाना है, कैथोड का ऑक्सीकरण करवाना है। कैथोड का ऑक्सीकरण करवाने के कारण ये रिएक्शन लिखनी है। अब इस रिएक्शन को आप लिखो तो यहाँ पे भाई आपको लगेगा इसमें अणु समान है, तो ठीक है, नहीं तो जल के अणुओं क्या कर देना, संतुलित कर देना। संतुलित करके पहले ये लिख दो और बाद में क्या लिख देना, पीछे की तरफ ये लिख देना। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख लो, कैथोड का ऑक्सीकरण। कैथोड के ऑक्सीकरण में यहाँ पे क्या है, PbSO4 H2O। अभिक्रिया करवाओगे PbO2 प्लस, इसको पहले लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 4H प्लस SO4 2- प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। देखो देखो संतुलित है क्या ये, Pb यहाँ पे क्या है भाई, SO4 है, SO4 उधर है, H2 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने 4 हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे एक ज़्यादा है, जबकि यहाँ पे कितने 2। तो इसको यदि आप यहाँ पे 2 लिखते हो, अब यही सेम समीकरण यहाँ पे, तो यहाँ पे यदि आप 2 लगाओगे पहले वाले में तो चीज़ वही है। अंतिम यदि हम पूर्ण सेल रिएक्शन लिखेंगे, उसको संतुलित कर दिया था, तो यहाँ पे भी संतुलित करके ही लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे 2 लगाया, तो 2 लगाने के कारण ये समीकरण क्या हो गई, संतुलित हो गई। अब इसी सेल को आप क्या लिख सकते हो, पूर्ण सेल रिएक्शन। पूर्ण सेल रिएक्शन। तो पूर्ण सेल रिएक्शन में वही सेम इकाई आपको पहले लिखनी है और पहले लिखी समीकरण को क्या लिखना है, इसी पूर्ण सेल समीकरण को क्या कर दो, विपरीत कर दो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 2
PbSO4 प्लस 2H2O अभिक्रिया करके Pb प्लस PbO2 प्लस 4H प्लस 2SO4 माइनस। तो ये क्या हो जाएगी, आपकी संपूर्ण सेल रिएक्शन हो जाएगी। तो डिस्चार्ज होते समय सेल रिएक्शन और चार्ज होते सेल रिएक्शन। यदि आप डिस्चार्ज वाले लिख लेते हो तो चार्ज वाले को सीधा उसका क्या लिखना है, रिएक्शन को उल्टा लिखना है। यानी इसको हम अभिकारक से उत्पाद लिखते हैं, ऐसा मानना है कि उसको उत्पाद से कहाँ लिखना है, अभिकारक की ओर। सेम रिएक्शन है, कोई चेंज नहीं है, क्योंकि बैटरी वेकी हुई है, उसमें जो सॉल्यूशन है वेका वही है, और यौगिक सारी इकाइयां वेकी हुई है। तो जब उसमें आप वही बात, घनत्व बढ़ता है या घनत्व घटता है, यदि घनत्व घटता है तो वापस चार्ज करोगे तो क्या होगा, घनत्व बढ़ेगा, तो क्रिया वापस उल्टे सिरे शुरू हो जाएगी। तो इसी प्रकार से दोनों सेल रिएक्शन क्या होती है, एक दूसरे के विपरीत होती है। तो ये होता है आपका कंप्लीट रूप से सीसा संचायक सेल। इसमें किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सीसा संचायक सेल इंपॉर्टेंट भी है और इसको अच्छी तरह से आप तैयार भी कर लेना, सीसा संचायक सेल की प्रकृति किस प्रकार से। अब सीसा संचायक सेल के बाद में जो आपका अगला सेल आता है उसका नाम है कैडमियम सेल। कौन सा सेल है, कैडमियम सेल। तो अब हम पढ़ेंगे कैडमियम सेल, जिसको हम कैडमियम निकिल संचायक सेल भी कहते हैं। अब देखो कैडमियम अगला 2 नंबर सेल है। 1 नंबर था आपके पास में सेल, वह था सीसा संचायक सेल। अब नंबर 2 है कैडमियम निकिल संचायक सेल। कैडमियम निकिल संचायक सेल। कैडमियम निकिल संचायक सेल देखो, सबसे पहले यदि हम कैडमियम निकिल संचायक सेल की बात करें तो कैडमियम निकिल संचायक सेल सीसा संचायक सेल की तुलना में कह सकते हैं अधिक समय तक वे चार्जिंग दे सकता है, अधिक ऊर्जा दे सकता है, अधिक उपयोगी है। इस सेल में जो आपके पास में जो सेल का बॉक्स होता है, उस बॉक्स के अंदर जो इसमें पात्र भरा जाता है, विद्युत अपघट्य के रूप में जो पदार्थ बना जाता है वह बना जाता है KOH, और कैथोड व एनोड के रूप में NiO2 का उपयोग किया जाता है, दोनों इकाइयों के रूप में। और उसमें विद्युत अपघट्य के रूप में क्या बना जाता है, KOH बना जाता है। अब KOH भरने के बाद में हम यही कहते हैं कि जब तक ये सेल का एक पात्र का ढांचा दे रखा होता है तब तक वे उस रूप में रहता है, और जब ये क्रियाएं करता है कैथोड और एनोड की, तो इन दोनों की क्रियाएं एक दूसरे की क्या होती है, हमेशा विपरीत होती हैं। और इसी के में चार्ज और डिस्चार्ज की रिएक्शन पढ़नी है। तो सबसे पहले इसमें आप सिंपल सी भाषा के रूप में ऐसे लिखो कि कैडमियम निकिल संचायक सेल के बारे में, इस सेल की कार्य अवधि सीसा संचायक सेल से बहुत अधिक, सीसा संचायक सेल से बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है। अब ये होती है, अब इसमें लिखना है, इसमें कैडमियम यानी CD एनोड, कैडमियम तो क्या बनाता है, इसमें कैडमियम एनोड तथा NiO2 कैथोड बनाता है। इसमें कैडमियम एनोड बनाता है और NiO2 क्या बनाता है, कैथोड बनाता है। और इस सेल में विद्युत
अपघट्य के रूप में और इस सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में KOH भरा होता है। KOH भरा होता है कि इसमें दो, एक एनोड के रूप में कैडमियम होता है और कैथोड के रूप में NiO2 होता है, और विद्युत अपघट्य के रूप में कौन भरा होता है? KOH भरा होता है। ठीक है, और ये सेल है, इसका आप आरेख एक बार बुक से देख लेना। ठीक है, समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको बता देंगे इसका एक बार, है ना। तो केवल चित्र हैं जो सेल चित्र एक बार बुक से देख लेना। बाकी इसमें ये चीज़ है, कैडमियम के रूप में तो एनोड है और NiO2 के रूप में क्या है? कैथोड है। अब इसके बाद में यदि हम बात करते हैं कि इसकी जो चार्ज और डिस्चार्ज जो रिएक्शन है उसके बारे में बात करेंगे। यानी अब डिस्चार्ज की, जो डिस्चार्ज की रिएक्शन है उसको, डिस्चार्ज को हम क्या कहते हैं? निरावेशित डिस्चार्ज सेल रिएक्शन। कि जब डिस्चार्ज होता है तो किस प्रकार की सेल रिएक्शन दर्शाता है? तो दो बातें होगी इसमें, एक एनोड पर रिएक्शन होगी और एक इस पे होगी कैथोड पर रिएक्शन। यदि हम एनोड पर रिएक्शन की बात करते हैं तो एनोड में यहाँ पे क्या होता है? देखना भाई, ध्यान से सुनना कि एनोड CD है, और जब एनोड की क्रिया किसके साथ में होती है? KOH के साथ में होती है। तो जब KOH के साथ में एनोड क्रिया करता है तो CdOH का यौगिक बनाता है, नहीं बनाता है? और वहां से कौन से आयनों को? पोटेशियम आयनों को क्या कर देता है? मुक्त कर देता है। तो इसमें हम एनोड के रूप में यही लिखते हैं यहाँ पे कि जब ये CD है प्लस OH के साथ में क्रिया करता है। अब OH के साथ में क्रिया करेगा तो यहाँ से CDO बनेगा, यहाँ पे 2 अणु ले लेना, प्लस में क्या आ जाएगा? यहाँ पे जल आ जाएगा, और यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। कैडमियम ऑक्साइड और जल क्या हो जाएगा? इससे बाहर हो जाएगा। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कैथोड पर रिएक्शन। तो कैथोड पर रिएक्शन के लिए क्या लिखना है आपको? कैथोड में क्या था? NiO2 था, तो लिखो आप NiO2। अब NiO2 की आप क्रिया किसके साथ में करवाओगे? NiO2 है, इसकी क्रिया जल के यौगिकों के साथ में, तो H2O ले लिया, 2 अणु लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएंगे। रिएक्शन आप यदि सीख रहे होगे जलीय माध्यम में तो क्या बन जाएगा? यहाँ से NiOH का होल ट्वाइज हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा? 2OH N माइनस हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे लिख देना NiOH का होल ट्वाइज। 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन आ गए, 2 हाइड्रोजन आ गए। अब यहाँ से क्या बचा? 2 हाइड्रोजन, 2 क्या बचे? यहाँ से OH बचे, तो प्लस क्या लिख देना? 2OH माइनस। अब माइनस के लिए 1 माइनस, कितना? 2, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आए? 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे 2 OH है तो ये 2 OH की प्रकृति दर्शा देगा। अब इसको लिखना आपको अंतिम रूप में संपूर्ण सेल रिएक्शन। तो संपूर्ण सेल रिएक्शन में क्या लिखा जाता है? कैथोड प्लस एनोड। तो कैथोड के रूप में क्या था? CD प्लस एनोड के रूप में क्या है? NiO2 प्लस H2O। ये OH और H प्लस आयन इसमें नहीं लिखना है, H2O लिख दिया। तो यहाँ पे क्या बच गया आपके पास में? CDO प्लस NiOH यानी कैडमियम ऑक्साइड। इसके बाद में निकल हाइड्रोक्साइड, और निकल हाइड्रोक्साइड के बाद में आपके पास में क्या बचेगा? OH, H2 आयन मुक्त हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे लिखने पे CD था, NiO2 है, तो NiO2 में से निकल आ गया, 2H आ गए, 1 ऑक्सीजन। अब जो एक यहाँ पे ऑक्सीजन बचता है वह नवजात प्रकृति का ऑक्सीजन नहीं है, वह नवजात ऑक्सीजन वाला इसके साथ में जुड़ जाएगा, तभी यहाँ पे क्या आया? CDO आया, है ना। तो कैडमियम ऑक्साइड, कैडमियम की जगह कैडमियम है, यहाँ से आपने मान लो ये ऑक्सीजन ले लिया, हो गए। अब 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन क्या बना लेंगे? Na के साथ में NiOH का वोल्टेज बनेंगे। तो ये होती है आपकी संपूर्ण सेल रिएक्शन। अब संपूर्ण सेल रिएक्शन में डिस्चार्ज कर दिया, अब आप एक बार इसको पुनः क्या भी कर लो? चार्ज भी कर लो। तो चार्ज के रूप में लिख लो CHARG, चार्ज सेल रिएक्शन।
तो 4 सेल रिएक्शन में यहाँ पे एनोड के लिए, कैथोड के लिए, अर्थात यहाँ पे एनोड का ऑक्सीकरण हो रहा था तो अब की बार क्या हो जाएगा, एनोड का अपचयन। यहाँ पे कैथोड का अपचयन हो रहा था तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कैथोड का ऑक्सीकरण। एक दूसरे के क्या होगी, ये विपरीत होगी। तो यहाँ पे लिख लो एनोड के लिए रिएक्शन, एनोड के लिए रिएक्शन। तो एनोड के लिए रिएक्शन डिस्चार्ज से चार्ज के रूप में लिखते हैं, एकदम क्या होती है, उसके विपरीत होती है। तो CDO प्लस H2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, CD प्लस 2OH। और कैथोड के लिए रिएक्शन, कैथोड के लिए रिएक्शन, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, NiOH का होल ट्वाइस प्लस 2OH माइनस, यहाँ पे क्या लिख देंगे, NiO2 प्लस 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। अब क्या लिख देना, संपूर्ण सेल रिएक्शन लिख देना। तो संपूर्ण सेल रिएक्शन में क्या लिखोगे, CDO कैडमियम ऑक्साइड निकिल हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया करेगा कैडमियम निकिल डाइऑक्साइड प्लस H2O। तो ये हो जाएगी इसकी संपूर्ण सेल रिएक्शन। और ये होता है आपके पास में कैडमियम निकिल सेल, निकिल संचायक सेल कंप्लीट रूप से। अब कैडमियम निकिल सेल संचायक रूप से कंप्लीट होता है, ये आपका चैप्टर कंप्लीट है भाई। अब इस चैप्टर में जो भी इससे संबंधित क्वेश्चन है, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको कल के वीडियो में करवाए जाएंगे कि इसके जितने भी क्वेश्चन हम करवा देंगे। और भी यदि किसी विद्यार्थी को इससे कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।